हर्षवर्धन जी, क्या चेंजेस इस बार बीजेपी ने किए और क्या लग रहा है वो जो 35 से 40 सीटें बीजेपी अगर प्लस कर लेगी तो क्या सत्ता में आने का उनका रास्ता आसान होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये ओपन सीक्रेट है कि ये जो पहला चरण है यही तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में रहेगी, लड़ाई जीत लेगी या लड़ाई से ही गायब हो जाएगी। यही पहला चरण तय कर देगा। और वैसे तो रोचक के अंदाज में कहें तो वो झारग्राम वाली झाल मुढ़ी जो है वो भी यहीं की थी, जो एकदम से वायरल हो गई है, एकदम इंटरनेट बस्ट हो गया है, इतना सर्च हो गया है। लेकिन ये तो हुआ जो माहौल बना हुआ है, जमीन पर कितना है इसका फैसला होना बाकी है। अब उसकी 2-3-4 बड़ी चीजें हैं। एक तो ये कि पहली बार जो बंगाली हिंदू देश के अलग अलग हिस्सों में रहता है वो भी जागा हुआ है। मतलब मेरी जिनसे बात हुई, चूंकि मतलब अलग अलग शहरों में ठीक ठाक जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो जाते हैं, और उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं कि एक तो पश्चिम बंगाल से आए और दूसरा बांग्लादेशी है क्या। मतलब ये दोनों है, जो खास करके जो कामकाजी वर्ग है, जो कारीगर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, तो 2 के दोनों खूब जम के जा रहे हैं। अब ऐसे बांग्लादेशी कौन है ये तो पता लगा पाना अभी संभव नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन देश में एनआरसी होगी और ये हो पाएगा। तो एक तो दोनों जा रहा है। पिछले 21 के चुनाव में क्या था, सिर्फ बंगाली मुसलमान लौटा था, बंगाली हिंदू नहीं लौटा था, वो अपना काम काज कर रहा था, उसको कह रहा था नहीं कोई चिंता नहीं। लेकिन इस बार ये दिखा है, तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। उसके लिए किया क्या, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में, और ये अमित शाह के आने के बाद ये स्ट्रेटजी बड़ी हुई है। ऐसा नहीं पहले नहीं होती थी, अटल जी के समय में भी ये होता था, पहले भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी है तो प्रवासी ले जाती थी। लेकिन अमित शाह के समय में ये जो मैन टू मैन मैपिंग शुरू हुई है ये ज्यादा हुई, तो इसका कितना प्रभाव होगा ये देखने वाला होगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो पूरा चुनाव तय कर देगा, भय डर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं तो ये मानूंगा, जो आरोप लगता है कि भाई चुनाव आयोग तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, तो काम तो खिलाफ काम कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए कर रहा है कि देश के किसी राज्य में जब हिंसा नहीं होती, जब कहीं बैलेट नहीं लूटे जाते थे, तो भी यहां पंचायत चुनाव में बैलेट लेकर लोग भाग जाते थे, चाहे वो 15 हो चाहे उसके बाद के चुनाव, मतलब वो लगातार ये होता रहा। तो इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरह से लगभग 2500 बटालियन, यानी इतनी कंपनियां हैं जो वहां तैनात हैं, और डीएम एसएसपी घर घर जा रहे हैं। इसके बाद एक और चीज है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और पहले चरण में ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि दोनों लिहाज से घोर भाजपा के लिए कमजोर सीट वो मुर्शिदाबाद वाली जो है वो भी वही है, और जो मजबूत सीटें हैं वो भी यही। सवाल यह है कि जो एसआईआर हुआ, उस एसआईआर में सचमुच शुद्धिकरण के बाद कितना 90, 95, 92, 93 कितने प्रतिशत मत होने जा रहा है, और क्या वो जो सीट पर 5000, 10,000 का अंतर था उसको बदलने जा रहा है। ये बंगाल के पहले चरण में ये साफ साफ दिखेगा। भाई, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी मजबूत रही है, लेकिन ममता ने भी इस बार कोशिश की है कि नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी का विजय रथ था उसे रोका जाए, लेकिन जंग महल की सीटें हो, यहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती है। और मुर्शिदाबाद की बात करें तो ये मुस्लिम डोमिनेंस वाला एरिया है। में जंगल महल की ही सीटें, वो लगभग 14 सीटें जीती थी, तो उसकी अच्छी स्थिति थी। 16 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और टीएमसी का दबदबा यहां थोड़ा सा ज्यादा रहा था, लेकिन मुर्शिदाबाद में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी ही नजर आई थी। अब इन इलाकों में क्या मुस्लिम वोटर्स का बिखराव होगा, और क्या काफी हद तक पहले फेज का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा, अमिताभ जी, की मुस्लिम वोटर्स कितने बिखरते हैं, कितने वोट खींच पाते हैं ओवैसी, कितने वोट खींच पाते हैं हुमायूं, और इससे यह तय होगा कि बीजेपी को कितना फायदा होगा या कितना टीएमसी को फायदा या नुकसान होगा। देखिए, मुस्लिम वोट अगर आप देखें तो इस समय यूनाइटेड हो गया है टीएमसी के साथ, क्योंकि जो अभी हुआ था बाबरी मस्जिद वाले कांड को लेकर, और जो वो पार्टी को पैसे देने की बात हो रही थी, उससे ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि ये एक फोनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। एआईएमआईएम भीड़ जुटा रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो डिस्क्रेडिटेड इस समय ये दोनों पार्टियां दिख रही थी, चाहे वो वोट को लेकर हो, चाहे वो पूरी तरह से मोबिलाइजेशन के लिए हो, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स टीएमसी के साथ है। और जैसे एसआईआर का भी है, जिसमें सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि मुसलमानों को ही घाटा हुआ है, हालांकि हिंदू भी उसमें हैं, उसमें अगर आप उस एक वोट मत काटिए। आप सोचिए, अगर किसी घर में एक आदमी का नाम कटा है और उस घर में 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग उसको वोट नहीं देंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। कहेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन ने किया, और इलेक्शन कमीशन इस समय जिस रोल में दिख रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि वो टीएमसी को ही जाएगा।
लेकिन मुसलमान इस समय देखिए, बंगाल का मुसलमान एक चीज के मामले में बड़ा कमिटेड है, वो है कि किसी भी तरह वो धर्मनिरपेक्षता को या तृणमूल कांग्रेस और उसके पहले लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट इसीलिए करता आया था क्योंकि उनको निजी खतरा लगता था किसी भी और राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे बीजेपी उस समय थी, कुछ हद तक कांग्रेस भी ऐसी पॉलिटिक्स करती थी। लेकिन इस समय पूरी तरह से कंसोलिडेटेड है वो 27% मुसलमान टीएमसी के साथ, और जितना पिछले बार था मुझसे लग रहा है इस बार ज्यादा होगा। और खासकर हुमायूं कबीर के डिजास्टर के बाद उनका भी भरोसा ऐसी राजनीतिक दलों से उठ गया है जो इस समय मुसलमानों के डिजास्टर मत कहिए सर, वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी की जो थी वो। देखिए, स्ट्रैटेजी तो तब होगी जब आप कहेंगे कि ये कंसोलिडेशन हिंदुओं वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। ममता बनर्जी को आप देखेंगे तो हिंदू वोट भी उतने ही मिल रहे हैं जितने पहले मिले थे। ये है कि पोलराइजेशन हो गया है, लेकिन पोलराइजेशन भी सिर्फ उन स्पेसिफिक जगहों पर हुआ है जहां पर अदरवाइज तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग थी। लेकिन मुझे उसका इमीडिएट कन्वर्जन वोट्स में इस बार अब तक तो नहीं दिख रहा है। हालांकि यह है कि भय का एक माहौल है जो दोनों तरफ भय है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही तरफ भय है। सर, अगर मुस्लिम वोट इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा तो जो सपना बीजेपी देख रही है, जो दावा बीजेपी कर रही है, फिर वो दावा तो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो सपना तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि 75% पिछली बार मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ गया था। और इसमें अगर प्लस होता है तो फिर टीएमसी की सरकार बन सकती है, टीएमसी सरकार बना सकती है, जीत का चौका लगा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी इलाके हैं विजय जी, यहां पर सिर्फ अगर मुर्शिदाबाद वाला इलाका मैं छोड़ दूं, बाकी हर जगह पर बीजेपी ने अपनी मजबूती दिखाई है, बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। आप अगर पहले फेज के इस चुनाव में देखेंगे तो नॉर्थ बंगाल में 30 सीटें जीती थी, जंग महल में 16, और साउथ वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बर्धमान और पूर्वी मिदनापुर वाला है वहां 11 सीटें जीती थी। बस मुर्शिदाबाद में 2 पर सिमट कर रह गई थी। इस बार क्या ये जो नंबर्स हैं ये कम होंगे बीजेपी के, या प्लस होने की भी कोई उम्मीद लगा सकते? कम होने की संभावना तो कम लगती है, लेकिन इतना बड़ा जंप जैसे आप कह रहे हैं, जो हमारे ग्राफिक्स बता रहे हैं कि अभी 59 सीट्स हैं उनके यहाँ इस इलाके में, और वो बढ़कर 35-40 सीटें बढ़ के 100+ हो जाए, तो फिर तो पहला फेज के, दूसरा फेज के, तीसरा फेज के, कुछ भी के लिए फिर तो चुनाव ही कहाँ बचता है। यदि कोई पार्टी एक फेज में ऑलमोस्ट 80% सीट इंक्रीज कर ले तो फिर दावा योगी ने किया अभी नहीं, दावा तो अलग बात है, लेकिन हम ग्राफिक्स की बात करें कि भाई 100 सीटें 102 सीटें हो जाए। हाँ। अब 60 से 102 सीटें हो जाएगी बीजेपी की, तो फिर तो कोई चुनाव ही नहीं बचेगा, है ना। लेकिन फर्स्ट फेज में बीजेपी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती है, और उसके लिए इम्प्रूव करने की जगह यहीं पर ज़्यादा है कि वो कितना कर सकती है। अब ये दिनाजपुर में कितना करेगी, या मालदा में कितना करेगी, या मुर्शिदाबाद में कितना कर सकती है, और झारग्राम में भी कितना कर सकती है। मुर्शिदाबाद कर पाएगी सर? नहीं, दिनाजपुर में भी वही हालत है, कोई ऐसा, और झारग्राम में भी बीजेपी के पास 1 सीट नहीं है। हाँ। तो वहां पर कितना करती है, और क्या इतनी गुंजाइश बनी हुई है कि 60 सीटों वाली पार्टी 40 सीटें जीत ले। और अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब कोई संभावना, आशंका, उम्मीद या कोई भी पैरामीटर्स का कोई मायने नहीं है, फिर तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन सकती है। और जैसे अभी चर्चा हुई कि SIR की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, कि SIR में कितने वोट कटे हैं, वो वोट कितना डिफरेंस करते हैं, क्या वो जो सीटें हैं जिन पे 10,000 से कम का अंतर है उस पर फर्क पड़ रहा है, क्या जिन पे 5,000 से कम का अंतर है, वो तो वैसे ही बहुत सारी सीटें बदल जाती है आमतौर पर, किसके पास है किसके पास नहीं है। लेकिन SIR की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इन चुनावों में, कि वो जो वोट कटे हैं उसका नुकसान TMC को कितना होता है, और यदि भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ होता है तो वो कितना होता है, वो दोनों है। लेकिन एक बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है, टक्कर देख रहे हैं, टक्कर है, कोई है ही नहीं तीसरा मैदान में, न हुमायूं है, न कबीर है, न ओवैसी है, न कांग्रेस है, न लेफ्ट है। तो ये मोटे तौर पर बीजेपी वर्सेस TMC, बीजेपी की इसी को मैं विनिंग मानता हूं कि उन्होंने पूरे इलेक्शन को बीजेपी वर्सेस TMC बना दिया। जो 2 बड़ी पार्टी एक जमाने में होती थी, जिन्होंने 30-30 साल 40 साल शासन किया, वो आज आउट हो गई हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी जीत है। पिछली बार कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं बहरामपुर से, क्या वो खाता खोल सकते होंगे एक आध? नहीं, कांग्रेस चाहेगी तो खोल भी सकते हैं खाता, कांग्रेस चाहेगी। हाँ, क्योंकि पिछली बार इस पे एक जरूरी, ये आपने ठीक सवाल किया। देखिए, अधीर रंजन चौधरी की जो छवि है वहां, वो कैसे लोकसभा हार गए इसका दर्द उनको था। और जरा सोचिए कि जो बार बार इस देश में सो कॉल्ड सेकुलर डिबेट होती है, तो वहां मुस्लिम बहुल थी तो हरा दिया उन्होंने, उनको अपना मुसलमान मिल गया यूनुस पठान। तो ये इसको जरा सोचिए, उसको उन्होंने हरा दिया। और असम में
जो बदरुद्दीन अजमल हार गए क्योंकि उनको कांग्रेस वहां उनको अपना मुसलमान मिल गया। यानी मुसलमान को अपना मुसलमान देखने का एक तरीका है। और तृणमूल कांग्रेस ने बहुत रणनीतिक तरीके से जो हुमायूं कबीर वाला पूरा स्टेज्ड ड्रामा किया, मैं उसको कतई नहीं मानता हूं कि वो हुमायूं कबीर चले गए थे और फिर वो अंत में स्टिंग आ गया। ये ममता बनर्जी का आप पॉलिटिकल एक तरह से कहेंगे ब्रिलियंस समझिए, वो शानदार था। पूरी तरह से मुसलमान इनके साथ है। और मुर्शिदाबाद में एक अधीर रंजन चौधरी वाली सीट है क्योंकि वही अकेले हिंदू नेता बचे हैं जी। ये भी समझिए आप, वहां हिंदू नेता मुर्शिदाबाद में अकेला अधीर रंजन चौधरी बचा है। और अगर वो आदमी जीत जाएगा तो लोगों को लगता है चलो हमारी थोड़ी तो नुमाइंदगी रहे।